आप सभी के बीच जो है इस बार हम फिर आए हैं और जो हम लोगों ने सीरीज चालू किया था जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सिलेबस के जो है हमने कवर करने थे, उसमें एक एक करके हम लोग जो है बात करेंगे सारे पॉइंट्स को। और इस सीरीज में आज हम लोग बायोलॉजी का जो है 5th चैप्टर, क्योंकि 4th चैप्टर तक तो हम ऑलरेडी पढ़ा ही चुके हैं आपको, 5th चैप्टर जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके अपनी समझ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद टॉपिक है। उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। इससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो जो है हम आपको अपने चैनल के बारे में और अपने क्लासेस के बारे में बता देते हैं। डियर मैट्रिक नाम से ये जो चैनल चल रहा है, इस पर हम आपको बेसिकली डिटरमाइंड है क्लास 10th जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं खास करके मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश की, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स अभी फ़िलहाल हम नहीं पढ़ा पाएंगे, समय नहीं है। और हम अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर तो अपने अपने काम में बिजी है, उनके पास भी समय नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाए, ठीक है, कोई मिल गया, फिल्म नहीं था वैसे ही, कोई अगर कोई मिल जाए जो कुछ समय हमें दे सके, तो हम इसी सेशन से जो है 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही अपने कुछ साथी को रख सकते हैं। लेकिन अभी तो मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये 3 सब्जेक्ट्स जो है मैंने बताया अभी आपको, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये तीनों में आपको फुल सपोर्ट इस चैनल से मिलने वाला है, मेरी तरफ से मिलेगा। इसके लिए हम एक वीकली प्लान जो है आपको कल जो है लाइव वीडियो में जो है दे देंगे। आज से जो हम लोगों ने शुरू किया है बायोलॉजी का 5th चैप्टर, उसके बारे में भी अब बता देता हूँ कि ये जो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में जो है 5वें नंबर चैप्टर पे आता है भारतीय भवन की किताब में। और एनसीईआरटी की किताब में अगर आप बात करेंगे तो दूसरे चैप्टर में ही जो है ये आ जाता है। ठीक है, पहले चैप्टर में आपको एनसीईआरटी में जो है जीवो में जो है पोषण कैसे होता है, उसमें जिसका नाम जैव प्रक्रम रखा है, उसने जैव प्रक्रम में 4 चीजें उसने पढ़ाया है। एक तो पोषण पढ़ाया है, दूसरा श्वसन पढ़ाया है, परिवहन पढ़ाया है और फिर उत्सर्जन पढ़ाया है उसने। ठीक है, तो भारतीय भवन ने इन चारों ही टॉपिक्स को अलग अलग चैप्टर्स में जो है डिवाइड कर दिया है। और जो दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी में नियंत्रण और समन्वय, वो भारतीय भवन में आपके 5वें नंबर चैप्टर में आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है क्लासेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई थी, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, उसको भी आप पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट से जरूर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको जो है रिवीजन की क्लासेस भी बहुत जल्द ही ले आएंगे, जो कि आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही होंगी रिवीजन की क्लासेस, जो कम समय में आपके पूरे चैप्टर का एक समराइज जो नोट्स होता है उसके तरीके से जो है हम आपको पढ़ा देंगे। यहाँ पर बोर्ड पर ऑलरेडी हम कुछ डायग्राम्स और जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उसको हम बना के रखेंगे और उस वक्त जो है आपको समझाते चलेंगे। और कुछ जगह हम खाली भी रखेंगे, जैसे इधर खाली रखे हैं ना, इधर हो सकता है कि ये पूरा का पूरा इधर वाला जो हाफ ऑफ द बोर्ड है उसको हम खाली रखें, ताकि उसको और ज़्यादा उस समय कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत हमको पड़ी तो उसको जो है समझा देंगे हम आपको। ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम लोग नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, इसका जो है बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से कम 7 नंबर के जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किस तरीके से आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन शॉर्ट में हो सकता है जो कि 2 मार्क्स का होता है, और फिर एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग का होता है। ठीक है, और इतनी जो है खुदकिस्मत तो आज तक हम भी नहीं रहे हैं कि इस चैप्टर से एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस जो है आ जाए। लेकिन हाँ, इसमें से हर बार ये जरूर रहता है कि मॉडल सेट्स में
और एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो रहता है, वो उसकी अलग बात है, या तो शॉर्ट में एक क्वेश्चन रहेगा या नहीं तो लॉन्ग में एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये तो तय है कि 5 से 7 नंबर का जो है अच्छा खासा वेटेज जो है ये लेकर के आता है। शुरू करते हैं हम, नियंत्रण और समन्वय होता क्या है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि आपसे जब भी पूछा जाता है, अगर बेसिक बातें पूछ दी जाए कि इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय, तो आपको समझ होनी चाहिए, इसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि नियंत्रण और समन्वय है क्या, ठीक है। आप इसका डेफिनेशन ही नहीं जान रहे होंगे तो फिर आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार पूर्वक जो है ठीक से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और कई बार जो है मैंने एग्जाम्स में देखा है, मॉडल सेट्स में भी देखा है, और आपके बुक्स के लास्ट में भी जो है ये क्वेश्चन दिया रहता है कि आप नियंत्रण और समन्वय से क्या समझते हैं, ठीक है। ये दो शब्द जो है अलग अलग है पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, काफी जो है क्लोजली रिलेटेड है, आपस में बहुत हद तक जो है जुड़े हुए हैं। इसको इसीलिए जो है इसको अलग अलग नहीं हम लोग डिफाइन करते हैं, एक साथ ही डिफाइन कर देते हैं। हालांकि इसको अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय की परिभाषा जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें कहा है कि किसी गति अथवा अनुक्रिया को, ठीक है, इसको अंडरलाइन जब करिएगा ना तो ध्यान रखिएगा कि पूरे चीज को अंडरलाइन नहीं करना है। आपको जब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है उसका आंसर लिखे, ठीक है। आंसर पूरे कॉपी को लिख देने के बाद जब आपको टाइम मिले लास्ट में, ठीक है, जब टाइम मिले तो आप जो है कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को जो है अपने आंसर में हाईलाइट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये काम लास्ट में करना है आपको, शुरू में नहीं करना है। क्योंकि अगर आप शुरू में लिखते गए और अंडरलाइन करते हुए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास जो है समय जो है लास्ट में ना बचे और इसके चलते एक या दो क्वेश्चन छूट भी जाए, कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएंगे इसके चलते। तो इसलिए जो है हम बता रहे हैं कि आप अंडरलाइन करने का काम जो है लास्ट में कर लेना, पहले लिख लो उसके बाद, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी गति अथवा अनुक्रिया को एक वांछित स्तर तक बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने को ही क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी गति है, जैसे मान लो कि हम जो है ये हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपसे बातें कर रहे हैं, मान लो अभी इधर हम चल के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एक गति हो रहा है, ठीक है। तो इस गति को एक वांछित स्तर तक बनाए रखने के लिए, जैसे आप जो है दौड़ रहे हो मैदान में, ठीक है, तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि आप मैदान में जाके खड़े हो गए और अपने आप ही दौड़ने लगे, ऐसा तो नहीं है। अपने आप को उस समय आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई हाँ दौड़ना है। देख रहे हैं कि कोई जो है हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो और जोर लगाते हैं कि भाई स्पीड बढ़ाओ, इसको पीछे छोड़ना है, ठीक है, ये हमसे आगे कैसे निकल जाएगा, ऐसा होता है। तो एक वांछित स्तर तक बनाए रखने को, ठीक है, गति या अनुक्रिया जो भी हमारे बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं जो भी क्रियाएं हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो सब जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम अनुक्रिया के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं। तो कोई भी गति अथवा अनुक्रिया को एक वांछित स्तर तक बनाए रखने के लिए, मतलब एक ऐसा स्तर जो होना जरूरी है उस स्तर तक बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग नियंत्रण कहते हैं। और इस दौरान क्या क्या करना होता है, हमारा दिमाग ये सोच रहा है कि हम इसको पीछे छोड़ेंगे, आगे हमसे ये ना निकल पाए, ठीक है, उस समय जो है अपना पैर का जो है गति आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, पैर का गति बनाना होगा, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको बैलेंस भी बनाना है, ठीक है, पैर का रहा, उसके बाद हाथ जो है आगे पीछे करना होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे थोड़ी है कि आप सीधा जो है ऐसे करके दौड़ने लगिएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप स्पीड पकड़ ही नहीं पाइएगा, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होगा। उस समय आपको जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड, हाथ, पैर, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा, तालमेल बना के चलना होगा, तब जो है आप बहुत फास्ट जो है भाग पाओगे, ठीक है, वरना आप जो है नहीं भाग पाओगे उतना तेज। तो इसलिए जो है इस नियंत्रण के दौरान में एक वांछित स्तर तक बनाए रखने के दौरान जो है विभिन्न अंगों या अंग तंत्रों के बीच जो तालमेल
बनाया जाता है, ठीक है, तालमेल स्थापित करते हैं, उसी को हम कहते हैं समन्वय। उसी को क्या कहते हैं? समन्वय। तो आप जो है इस तरीके से नियंत्रण और समन्वय को अलग अलग भी समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं, इसलिए एग्जाम्स में आपको ज्यादातर एक साथ ही पूछे जाएंगे कि आप नियंत्रण और समन्वय से क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा तो आपको बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ में भी आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जितने भी जीव जंतु हैं सब में जो है नियंत्रण और समन्वय होता ही है। ठीक है, किसी में जो है एक कोशिकीय जीव है तो उसमें भी हो रहा है नियंत्रण और समन्वय, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही है ना किसी भी जीव में जिसमें जीवन है। जैसे हमारे अंदर बात करें, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, पाचन हो रहा है, उसका श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, ऊर्जा भी मुक्त हो रही है श्वसन के दौरान। और इसके साथ जब पचा हुआ भोजन हमारे आमाशय से छोटी आंत से जो है, आमाशय गलती से बोल रही हूँ, ठीक है, छोटी आंत से माइक्रोविलाई के द्वारा जो दीर्घ रोम है, ठीक है, उसके द्वारा अवशोषित होकर के रक्त में मिल जाता है और रक्त उसको शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचा देता है। ठीक है, यानी कि स्थानांतरण हुआ, परिवहन हुआ। ठीक है, तो ये परिवहन भी इसमें हो रहा है। ठीक है, और जो इन सभी क्रियाओं के दौरान कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो है बन जाते हैं, तो उन अवशिष्ट पदार्थों को भी हमारे शरीर से बाहर निकालना है। तो इतने सारे काम हमारे बॉडी में हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा काम हो रहा है, हार्मोन बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, उसकी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, जनन अंगों का विकास हो रहा है। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण होना, ये सब कहीं ना कहीं जो है हो रहा होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इस दौरान जो है नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता जो है होती है। क्यों? क्योंकि अगर जो है एक ही अंग किसी एक काम को करे तो ये हमेशा संभव नहीं है। ठीक है, कई बार होता है कि एक ही अंग कई सारे कामों को कर रहा है। ठीक है, एक ही अंग कई कामों को कर रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे अंग मिल करके एक काम को कर रहे हैं। जैसे पाचन, पाचन में आप देख लीजिए कि भोजन को हमने पहले तो ग्रहण किया। ठीक है, भोजन को ग्रहण किया, ठीक है, वो तो हम लोगों का जो है एक अलग प्रोसेस हो गया। भोजन ग्रहण किया मुख से, वो जो है ग्रास नली के द्वारा जाएगा वो आमाशय में, आमाशय में उसका पाचन हुआ भोजन के कुछ तत्वों का, खास करके जो उसमें प्रोटीन था और वसा, इनका जो है पाचन हुआ आमाशय में। इसके अलावा जो है जब वो आगे बढ़ा, आमाशय से आया छोटी आंत में, छोटी आंत में लगभग सभी चीजों का पाचन हो जाता है, लेकिन जल का अवशोषण वहां नहीं हो रहा है। ठीक है, जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक काम करने के लिए जो है कई सारे अंग मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो उनमें अंगों में जो है समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, जरूरी है, ताकि किसी भी काम को जो है सुचारू रूप से किया जा सके। तो नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण सीधा है, जवाब सीधा है आपके पास, कि हमारे शरीर के अंदर हो रही विभिन्न क्रियाओं को को उचित ढंग से जारी रखने के लिए नियंत्रण और समन्वय अति आवश्यक होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों को लेकर के जो है बताया गया है कि एक कोशिकीय जीव में जो उसके कोशिका द्रव्य में कई सारे पदार्थ जो है उपस्थित होते हैं, उसमें बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो उन पदार्थों के माध्यम से जो है एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय होता है, क्योंकि उसमें एक ही जो है कोशिका है। ठीक है, एक ही कोशिका है, तो उसमें सभी क्रियाएं जो है उसी एक कोशिका के माध्यम से हो जाती हैं। तो उसमें नियंत्रण और समन्वय कौन करेगा? जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थ है वो जो है उसमें नियंत्रण और समन्वय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें और भी कुछ जीवों के बारे में, जैसे हाइड्रा। ठीक है, ये आप जानते हैं कि निम्न वर्गीय जंतु है। ठीक है, पादप है। ठीक है, निम्न वर्गीय पादप। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मस्तिष्क होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क नहीं होता है।
ठीक है, मस्तिष्क इसमें होता नहीं है, इसका मतलब है कि पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र इसमें नहीं है। तंत्रिका तंत्र क्या है अभी थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं, पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र इसमें नहीं है। ठीक है, उच्च वर्गीय जंतु की बात करें तो इसमें तंत्रिका तंत्र जो है उपस्थित होता है। ठीक है, यानी और आपको हम बता देते हैं कि आपके सिलेबस में जो है दो चीजें पढ़नी है। एक तो पौधों में भी नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, इसका एक ओवरव्यू आपको देखना है, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो है इसमें आपको समझने जरूर है। ठीक है, और जंतुओं में भी खास करके मनुष्य में कैसे जो है नियंत्रण और समन्वय होता है, इस बात को आपको समझना है आपके इस सिलेबस में। ठीक है, 11th 12th में जाइएगा तो और भी ज्यादा डिटेल में जो है मिलता है ये सब चीज। ठीक है, लेकिन आपको 10th क्लास तक जो है एक बेसिक बात जो है, जो उसका आधार कह सकते हैं, फंडामेंटल चीजें होती हैं, उसको आपको समझना होता है, और इसी को विस्तार पूर्वक आगे 11th और 12th में जो है पढ़ाया जाता है। ज्यादातर चीजें जो है आपको 9th क्लास में जो पढ़ा गया था वो आपको 11th में मिलेगी, हालांकि जो 10th में भी पढ़ रहे हैं वो भी आपको कुछ चैप्टर्स 11th में मिल जाएंगे, और इसके बाद जो है 12th में तो भरमार ही लगा हुआ है। ठीक है, लगभग 9th और 10th दोनों मिला करके 12th जो है वो एक साथ ही कर दिया है, लगभग। ठीक है, बहुत कम ही ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों क्लासेस से छूटती हैं, तो वो उसका एक अलग जो है कहानी है। खैर, हम अभी आपको बता रहे थे कि तंत्रिका तंत्र क्या है, उसके बारे में बताएं। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा शब्द जो है आप समझ लीजिए, उद्दीपन क्या होता है। ठीक है, उद्दीपन जो है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार जो है ये पूछ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चंस। ठीक है, और जो मॉडल सेट आने वाला है उसमें भी आपको ये मिल ही जाएगा, हालांकि अभी आया नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि इसमें जो है मिलेगा। ठीक है, उद्दीपन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा भी समझना है आपको। किताबों में इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं मिलती है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा वस्तु या पदार्थ जो आवेग उत्पन्न करता है, ठीक है, आवेग उत्पन्न करता है, उसको उद्दीपन कहेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के जरिए हम बताते हैं, आपको ध्यान से समझिए। जैसे आप जो है सुबह सुबह उठे, ब्रश किए, नहाए आराम से, ठीक है, और चल दिए आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए। गांव का सीन है, शहर में तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आप जा रहे हैं, ठीक है, अपनी धुन में, कान में ईयरफोन लगाए, गाना सुनते हुए खेसारी लाल यादव का, आराम से जो है चले जा रहे हैं, और अचानक से जो है सामने से झाड़ी से जो है एक सांप जो है रेंगता हुआ जो है निकल के रोड को भी क्रॉस कर रहा है अपनी मस्ती में। आप जैसे ही देखे भागे, अरे ये क्या है, सांप है ना, भाग, पीछे हट गए आप उस समय, तुरंत अचानक जैसे ही देखे आप तुरंत जो है पीछे हट गए। तो उस समय जो आपने सांप को देखा अचानक से, तो आपके बॉडी में जो उद्दीपन उत्पन्न हुआ। ठीक है, आपकी आंखों ने उस चीज को देखा, एकदम से आवेग उत्पन्न कर दिया कि पीछे हट, जल्दी से, सांप है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग होते हैं खिलाड़ी थोड़े खतरनाक वाले, सांप को ही पकड़ लेते हैं, वहीं भगाने लगते हैं उसी को कि भाग, हम जब हम रोड से जा रहे हैं तुमको बीच में आने की क्या जरूरत है, भगाना शुरू। बेचारा सांप भी सोचता होगा कि क्या, कौन आदमी बीच में आ गया है, नहीं, वो भी जो है मन ही मन सोच रहा होगा कि देख भाई, आज हमारा काटने का मूड नहीं है ना, इसीलिए तुम चिढ़का रहे हो हमको, और काट लेंगे ना उसके बाद तुम भौकाल दिखाते रहना, पता चल जाएगा किसका भौकाल है। नहीं, तो उद्दीपन की परिभाषा सीधे सीधे जो है आपको लिखना है कि आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को, ठीक है, क्या, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक जो होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। अब ये बात समझनी जरूरी होती है कि उद्दीपन जो है बाहरी ही हो सकता है क्या, जैसे भी सांप को देखे तो ये तो बाहरी उद्दीपन था कि हमने जो है बाहर कहीं रोड पे या कहीं पे भी सांप को जो है देखा। ठीक है, तो वो तो एक बाहरी उद्दीपन हो गया। ठीक है, मान लो अभी हम जो है यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल छोड़ दो अभी, क्योंकि पीछे से कोई आके हमको थोड़ी ना डराएगा। ठीक है, मान लो कि
यहाँ मेरा टेबल लगा हुआ है, इस कुर्सी पे आराम से बैठ के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताबों में हम खोए हुए हैं, ठीक है। इधर दरवाजा किसी ने खोला बड़े आराम से, आवाज नहीं हुई, ठीक है, आया और मेरे पीठ पे थप से मार के धप्पा बोला, ठीक है। अब उस समय अचानक से जो है, जबकि हमको पता है कि मेरे घर में कोई है नहीं, ठीक है, हम बिल्कुल अकेले, ठीक है, बाई चांस मिस्टेक से मेन गेट जो है खुला रह गया, ठीक है। मेरा दोस्त ही चोरी छुप के जो है घुस गया, मेन गेट चूंकि खुला हुआ है तो घुस गया, ठीक है, और आगे धप्पा बोल दिया। तो उस टाइम पे तो मेरे मन में यही होगा ना भाई कि घर में कोई है नहीं, अचानक से धप्पा कौन बोल दिया भाई, एकदम से जो डर जाएंगे, ठीक है, नहीं एकदम फिर डर जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पीठ पे ठपठपा के जो है डराया, वो बाहरी उद्दीपन हुआ। मान लीजिए कि आप जो है आराम से जो है खिड़की के पास में जो है बैठे हुए, खिड़की की तरफ आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है, बस इधर जो है खिड़की है और आप आराम से इस तरफ मुंह करके जो है बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं कि आज पीली फ्राक वाली जो थी ना, बहुत गजब लग रही थी आज, एकदम गजब कमाल, ठीक है। और इसी दौरान जो है बारिश हो रही है और जोर से हवा है, खिड़की जो है धप से लगा एक, उस टाइम पे भी जो है आप अचानक से जो है अकचका जाइएगा कि इधर क्या हुआ, ठीक है। आपको लगेगा जैसे थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कोई और था वहां खिड़की के पास, ठीक है, किसी की आत्मा भटकती हुई रूह, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको जरूर लगेगा ऐसा, ठीक। तो ये जो है बाहरी उद्दीपन हुआ और हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं या एंजाइम बन रहे हैं या हमारे शरीर के अंदर भी कोई और कारण से, ठीक है, अगर जो है उद्दीपन हो रहा है, मान लो कि जो है हमारे शरीर के अंदर जो है कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया है और वो हमारी आंत की दीवारों में छेद कर दिया, जब आंत की दीवारों में वो छेद कर रहा है, उसको काट रहा है, तो आपको पेट में दर्द होगा, है ना, पेट में दर्द होगा आपको, ठीक है। तो उस वजह से आप बेचैन रहिएगा। तो ये शरीर के अंदर का है, ये उद्दीपन जो हो रहा है ये शरीर के अंदर है, यानी कि उद्दीपन आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी आपको नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स जो है ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें सारा चीज पीडीएफ फॉर्मेट में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल ड्राइव का लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, उद्दीपन जो है आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकते हैं, इस चीज को है आप यहाँ पे आराम से लिख लीजिए, ठीक है, इसे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि उद्दीपन जो है बाह्य अथवा भीतरी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये तो कारक को हम लोग उद्दीपन कह रहे हैं ना, तो आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, ठीक है, ये हुआ। अब हम आपको जो है बताते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ठीक है। इससे पहले एक और बात हम बता दें आपको कि जो नियंत्रण और समन्वय है ये होता है दो तरह का। नियंत्रण और समन्वय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय में क्या होता है? हार्मोन के द्वारा जो है नियंत्रण और समन्वय होता है, ठीक है, केवल उसमें हार्मोन होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। दूसरा कौन है? तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जब नियंत्रण और समन्वय होता है ना, तो उसको कहते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो इन दोनों को जो है समझिए आप। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय ज्यादातर आपको पाया जाता है पौधों में, पादप में, ठीक है, पादप में पाया जाता है। और जंतुओं में कौन सा पाया जाता है? तो आप कहेंगे सीधी सी बात है गुरुजी, तंत्रिकीय तंत्र पाया जाएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर आप इस चक्कर में जो है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन मार देते हैं, थोड़ा गड़बड़ा जाइएगा। जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण तंत्र तो होता ही है, ठीक है, तंत्रिकीय नियंत्रण जो है वो तो होता ही है,
साथ ही साथ इसमें जो है रासायनिक नियंत्रण भी होता है। हमारे अंदर भी तो हार्मोन बन रहे हैं ना भाई, हार्मोन तो हमारे अंदर भी बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि रासायनिक नियंत्रण भी है और तंत्रिकीय तो है ही, दिमाग भी है, ठीक है, उसके जरिए भी मस्तिष्क भी है, उसके जरिए भी नियंत्रण और समन्वय होता है। तो जंतुओं में दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो हम पहले जो है जंतुओं में पढ़ेंगे, हालांकि आपके जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो उसमें जो है बहुत साल पहले पढ़े थे एनसीईआरटी की किताब, इस बार तो छुए भी नहीं है, तो शायद उसमें जो है जंतुओं के बारे में पहले पढ़ाया है, वो पादप वाला जो है पोर्शन बाद में है। और भारतीय भवन में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो है आपको पादप वाला चैप्टर जो है पहले मिल जाएगा और जंतुओं वाला बाद में। तो हम आपको जो है पहले जंतु वाला पढ़ाएंगे, ठीक है, जंतु में किस तरीके से नियंत्रण और समन्वय होता है उसको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो जंतुओं में दो तरीके से होता है, ये तो बता ही दिए, तंत्रिकीय नियंत्रण भी होता है और रासायनिक नियंत्रण भी होता है। तो हम आपको जो है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के बारे में पहले बताते हैं कि ये होता क्या है और किस तरीके से जो है नियंत्रण और समन्वय का काम करता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जो है ना, एक तरीके से इसको हम लोग अगर बोले तो ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, तो इसमें जो है तीन चीजें होती हैं भाई। इसका डेफिनेशन सीधे सीधे आप कह सकते हो कि मस्तिष्क, क्या भाई, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, ठीक है, इसके अलावा ये आपका हो गया तंत्रिक, ये मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड समझते हो आप क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। आमतौर पे इसको लोग रीढ़ की हड्डी समझ लेते हैं, भाई रीढ़ की हड्डी की हम बात नहीं कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के भीतर एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी के भीतर होता है, ये तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका उत्तक होते हैं ये लोग, ठीक है। इसके बारे में भी समझेंगे क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, काम क्या है इसका, ये भी समझेंगे। और तंत्रिका तंत्र का जो सबसे छोटा इकाई होता है ना, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं या फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, वो है तंत्रिका कोशिका। वो कौन है, वो है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये नाम सुन करके आप जो है इसको पहचान नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो लोग बताएंगे उसको जो है 2 करोड़ का इनाम हम देंगे, ठीक है। वो अलग बात है, आपके खाते में वो इनाम के पैसे जाएंगे नहीं कभी, पर जवाब दे सकते हैं आप लोग जरूर, ठीक है। न्यूरॉन उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम क्या है, न्यूरॉन, ठीक है, दूसरा नाम है इसका न्यूरॉन। इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है, शुरुआत यहीं से करेंगे, न्यूरॉन से ही। ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से जो है भाग होते हैं, इनकी संरचना जो है वो आपको पूछा जाता है, संरचना और कार्य इसका पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर के लिए जो है आपको यहाँ से पूछता है ये वाला टॉपिक जो है, न्यूरॉन की संरचना और कार्य जो है आप बताएं, ठीक है, ये 5 नंबर में पूछेगा। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हुआ ही, साथ ही साथ आपको मस्तिष्क की संरचना और कार्य भी आपसे पूछा जाता है, 5 नंबर के लिए ही ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी जो है जरूर ध्यान में रखेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि ये चैप्टर जो है हम क्यों कह रहे थे कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है अल्टरनेट तरीके से जो है रहता ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा और अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है तो जब पादप में नियंत्रण और समन्वय हम पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर जो है हम लोग देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, वहां से भी हो सकता है। इसके अलावा 5 नंबर के क्वेश्चंस तो और भी टॉपिक्स हैं इसमें, वहां से भी बन सकते हैं, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा जो बोर्ड वालों को प्यारा लगा है, पसंद किया है उन लोगों ने, वो यही दोनों टॉपिक्स है, देख रहे हो है ना, बहुत खूबसूरत है ये दोनों, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को पसंद करते हैं, दोनों को, ठीक। आप भी इनको पसंद करिए, लेकिन हम कहेंगे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करिए, आप इनको भी पसंद करिए, इनको भी अच्छे से पढ़िए, और जो आने वाले टॉपिक्स हैं और भी जो टॉपिक्स, जैसे
आपको पूछ देगा कि मानव में रासायनिक नियंत्रण कैसे होता है, उसको समझाएं। वो भी 5 नंबर में जो है पूछा जा सकता है, यानी हार्मोन्स की वजह से कौन कौन से हार्मोन है और उनका क्या काम है मानव के शरीर में, उसको बताइए पूरा, ठीक है, अच्छे से विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो वो भी 5 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे ऐसा पूछ देगा कि आपसे क्या देगा, क्वेश्चन जो है घुमा देगा बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से घुमा देगा। आपसे कहेगा कि मनुष्य में तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, आप ये बताइए। तो मनुष्य में तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय के लिए आपको इन तीनों के बारे में जो है लिखना होगा। तो आप एक बार सोच कर देखिए कि ये खुद अपने आप में 5 नंबर का टॉपिक है, ये खुद अपने आप में जो है 5 नंबर का टॉपिक है, और ये इसको कम से कम 2 मार्क्स का तो इसको जो है, छोटा सा भी है तो इसको 2 मार्क्स का तो रख ही सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को ही एक ही क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए आपको लिखने हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जो है उसमें इसकी पूरी बात को, इसकी पूरी बातें और इनकी पूरी बातें, सबकी बातें लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, आपके पास उतना टाइम नहीं है और ना ही आपको उतना ज्यादा लिखने की इजाजत है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मनुष्य में तंत्रिकीय नियंत्रण कैसे होता है, तो आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी मनुष्य में तो ये तीनों ही होते हैं, तो इन तीनों के बारे में लिखेंगे। और इनकी जो मुख्य बातें हैं, इनकी संरचना के बारे में बहुत ज्यादा हमें विस्तार से नहीं बताना है उसमें, ठीक है। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं उसको ही बताने हैं, इसके भी और इनके भी, ठीक है। यानी कि आपको संतुलित रूप में जो है आंसर लिखना होता है, और संतुलित आंसर जो है आपका नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम खुद ही कराएंगे, जब पहले इसको पढ़ा लें, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे हम लोग, यानी चैप्टर खत्म होने के बाद जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो वहां पर जो है हम आपको ये लिख करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। पीडीएफ भी आपको दे देंगे हम, ठीक है। खैर हम आगे बात करते हैं मस्तिष्क होता क्या है, ठीक है। धीरे धीरे और एक एक बातों को जो है पढ़ने में जितना मजा आता है ना, उतना और किसी चीज में नहीं आता, ठीक है। आराम से आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, कॉपी और कलम साथ में रखिए, नोट करते जाइए इस चीज को, ठीक है। वो भी एक बेहतर उपाय है आपके लिए कि जब आप पढ़ रहे हैं और उसको लिख भी रहे हैं ना, तो लिखने से क्या होता है कि आप लिख रहे हैं तो उसका जो है उस समय ब्रेन फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो वो चीजें भी ब्रेन तक भी जा रही है, आंखें उसको देख भी रही हैं, आपके कान मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, आप लिख भी रहे हैं। तो इस तरीके से जब मस्तिष्क का एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है तो आप और समझ रहे हैं, आप बातों को जो आपको समझाया जा रहा है समझ गए, तो आप उस चीज को कभी भूलोगे ही नहीं। आपको जीवन में दोबारा उसको जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। पर शर्त ये है कि आपको जो है समर्पण के साथ देखना है, काम करना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा, मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरी वीडियो देखें, आप उसकी वीडियो ना देखें, ठीक है। ये सिलेक्शन आपका है, आपको जहाँ से चीजें बेहतर समझ में आती है आप उस क्लास को देखें, बेहतर है आपके लिए, ठीक है। हर कोई हर किसी के बस का बात नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको हर कोई नहीं समझता है घर में, या आपके दोस्त में हर कोई आपको नहीं समझ पाते होंगे, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको बेहद अच्छे से समझ पाते हैं, जबकि आपने उनको अपनी समस्या बताई भी नहीं है, फिर भी वो समझ जाते हैं। कुछ ऐसा ही आपके क्लासेस के साथ भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मस्तिष्क के बारे में, अच्छा नहीं मस्तिष्क नहीं, हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ने के लिए बोल रहे थे पहले, ठीक है। तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका जो है ना, देखो इसमें पहला बात तो जो है आप लिखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य को लिखे, तो पहले तो तंत्रिका कोशिका है क्या, यानी न्यूरॉन क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप जो है पहले एक जो है स्टार वहां नहीं ना बनाए, जैसे आंसर नंबर लिख दिए, ठीक है। आंसर नंबर एकदम बीच में, जैसे आपका जो कॉपी मिलेगा ना कुछ इस तरीके से जो है मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है चौथाई पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी मिला हुआ रहता है उसमें चौथाई, और इस तरीके से जो है आपका ऊपर का रहेगा हेडिंग, नीचे भी इस तरीके से रहता है,
ठीक है, और इधर बीच में ऐसे ऐसे लाइनिंग रहेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, आप यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से नंबरिंग दे दीजिए कि आंसर नंबर, ठीक है, मान लो कि ये जो है 5 था, ठीक है, तो आंसर नंबर जो है आप बना दीजिए 5, ठीक है, ऐसे। और आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत जो है वहां पर नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा जो है आप यहाँ पर एक बोल्ड पॉइंट बना दीजिए। नियंत्रण क्या चीज, हम तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं ना, यानी न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जो है आप यहाँ लिख दीजिए भाई, है ना, न्यूरॉन, या इसी को जो है तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ये भी आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ठीक। और इसके बाद जो है आप डॉट देके अंडरलाइन कर लीजिए और इसके नीचे से जो है लिख दीजिए कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई मनुष्य में करीब 1 मीटर होती है। मनुष्य में करीब कितनी मीटर लंबी हो सकती है, तो करीब 1 मीटर लंबी, यानी कि जो है मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ये, ठीक है। ये 3 बातें जो है आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ये चीज हुआ। और इसके बाद जो है फिर से आप जो है पॉइंट बनाएंगे संरचना, ठीक है, न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हम यहाँ पर ऑलरेडी जिक्र कर ही दिए हैं। न्यूरॉन का जो है संरचना हम लोग लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसको अंडरलाइन करिए और लिखिए इसमें कि न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका में अनेक महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। फिर उनके नाम लिख दीजिए, जैसे आप यहाँ पर जो है नाम लिखेंगे, या नंबरिंग भी आप दे सकते हैं, 1 2 3 करके आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम जो है यहाँ पर किस किस का दिया भाई, तो आपने बोला साइटोन, ठीक है, पता नहीं ये चीज, क्योंकि हम ये जो डायग्राम बनाया आपके कॉपी के हिसाब से तो छोटा है, तो हम भी छोटा छोटा जो है अभी लिख रहे हैं, तो दिखाई दे रहा होगा या नहीं, तो हम जो है जूम इन इसको करवा देंगे, ठीक है, जूम इन हो जाएगा, आपको स्पष्ट दिखेगा। साइटोन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है डेंड्रॉन होता है एक ठो, ठीक है, डेंड्रॉन का भी नाम लिख दिए। डेंड्रॉन एवं डेंड्राइट दोनों एक साथ ही लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेंड्रॉन एवं डेंड्राइट, ठीक है, इसको जो है हम लोग यहाँ लिख दिए डेंड्राइट्स, ठीक। इसके बाद हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, एक्सॉन लिखेंगे, ठीक है, एक्सॉन। माइलिन शीथ नाम का एक चीज होता है, क्या होता है बताएंगे अभी, माइलिन शीथ। इसी तरीके से जो है आपको नीचे और जाएंगे, ठीक है, तो इधर अगले पेज पे जाना होगा आपको, ठीक है। माइलिन शीथ के अलावा जो है और क्या कह सकते हैं, इसमें माइलिन शीथ तो हो गया, और ये सूत्र युग्मन की गांठें होती है, ठीक है, सूत्र युग्मन की गांठें, सूत्र युग्मन की गांठें, है ना, गांठ, ये हुआ। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना है, बहुत ही अच्छे से सजा करके जो है आराम से लिख पाएंगे आप। और इसके बाद जो है इधर जो जगह बन रहा है, ठीक है, इधर जो जगह बच रहा है ना, इधर आप जो है न्यूरॉन का एक प्यारा सा चित्र बना देंगे, क्योंकि संरचना जब भी बोलेगा आपको चित्र बनाना कंपलसरी है। और उसके बाद भी नामांकित चित्र होना चाहिए, ठीक है, नामांकित चित्र, यानी कि चित्र में दिखाना होगा एरो दिखा लगा के कि ये वाले पार्ट को हम लोग क्या क्या कहते हैं, ठीक है, उसका क्या नाम है। और बाद में जो है चित्र बना देंगे, उसके नीचे जो है पॉइंट वाइज इसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो चीज लिख देंगे, आपको आराम से जो है यहाँ संरचना तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्योंकि कार्य भी अगर पूछ दिया है, ठीक है, संरचना तक ही सीमित है क्वेश्चन, तो संरचना ही लिख के छोड़ देंगे, इसको एक्सप्लेनेशन देके छोड़ देंगे। लेकिन अगर कार्य भी पूछा है तो 4-5 पॉइंट या 3 पॉइंट जो है कार्य में भी लिखना होता है, ठीक है। वो 3 पॉइंट्स क्या है वो भी बताएंगे आगे। फिलहाल अभी एक चित्र इसका जो है बनाते हैं, इसमें कैसे बनता है देखो। तो इसमें ब्लैक इंक जो है यूज कर लिया जाए, चांद बनाने हैं आपको, एक चांद बन गया, ठीक है। अब आप कौन सा चांद बनाओगे, दूसरा चांद बनाओ, ठीक है, 2 हो गया। एक और चांद बना लो भाई, ये हो गया 3 हो गया। एक चांद आप इधर से बना लो, 4 हो गया।
और आप एक चांद फिर इधर बना लो, ठीक है, 5वां, और इसको इधर से ले आओ इधर, ठीक है, इधर आया, ठीक है, इसको नीचे तक खींच दो, इसको नीचे खींचते जाओ, थोड़ा ये पतला होते जाएगा और ये इस तरीके से और नीचे तक चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसको थोड़ा सा सजाना है, ठीक है। सजाना कैसे है, तो थोड़ा सा कुछ जो है खींच दीजिए, टिलटिली खींचना है बस, और कुछ नहीं, है ना। इसमें बस ब्रांचिंग वगैरह जो है कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। हम तो सब में नहीं करेंगे, कुछ कुछ जो है हम कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरीके से जो है ये सब लाओ, सब में हम भी करिए देते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया। इतने प्यार से आज तक तो हम कभी ड्राइंग बनाए नहीं, ऑफलाइन क्लासेस वालों को भी खुद ही बुला लेते हैं कि आ जाओ इधर बना दो। एक तुम लोग हो ऑनलाइन क्लासेस वाले, तुम्हारे लिए जो है हम खुद ही ड्रॉ किए हैं, बताओ। नहीं तो बाकी जब ऑफलाइन क्लास में हम बनाते हैं ना चित्र, तो जब चित्र बनाने चलते हैं तो विचित्र बन जाता है, इसलिए हम बनाइए नहीं करते हैं वो सबके सामने, बोलते हैं तू ही लोग आके बना दो भाई, है ना, वही लोग से बनवाते हैं, ठीक। खैर आगे देखो, इसमें जो है एक बड़ा सा जो है ऐसे केंद्रक होता है यहाँ पे, ठीक है, गाढ़ा होता है एकदम, तो इसको जो है अच्छे से गाढ़ा कर देते हैं। लो, इसमें कुछ कोशिका द्रव्य भरे होते हैं भाई साहब, है ना, कोशिका द्रव्य में कुछ पदार्थ भी भरे रहते हैं, तो आराम से इसको जो है भर दो, ठीक है। और ये कोशिका द्रव्य इधर एक्सॉन में भी भरा रहता है, इधर भी, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। इनमें भी जो है कहीं यहाँ से कुछ इसके ऊपर जो है परत जो है पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, ठीक है। इन आवरण को क्या कहते हैं वो अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये इतना मोटा नहीं करना है भाई, ये आराम से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया ही, आप इसको अच्छे से जो है ड्रॉ करिएगा, ठीक है। आपसे बेहतर कलाकार कौन हो सकता है भाई, है ना। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके नीचे भी जो है भाई आपको अभी बनाना है कुछ डिडीरी, ठीक है। ये डिडीरी हो गया भाई, ठीक है। आई जो अंतिम वाला चीज है ना, इसको थोड़ा सा जो है पॉइंट वाइज कर दीजिएगा, पॉइंट दे दीजिएगा इस सब पे, इसी को सूत्र युग्मन की गांठ कहते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक नॉब एक अलग चीज होता है, पर सूत्र युग्मन की जो गांठें हैं वो अलग है। एक रेनवियर के नोड भी होते हैं, यानी रेनवियर के गांठ, है ना, उसको भी समझेंगे, ठीक है। वो क्या होता है अभी दिखाते हैं एक एक करके, देखो। तो इसमें जो चित्र बनाए हो इसका नाम भी लिखना होगा, तो इसमें जो है कुछ जो है डार्क कर देना जहां तहां पे, ठीक है। इसमें भी डार्क कर दो, यहाँ भी कर दो, ठीक है। सब क्या है इसका नाम जो है हम अभी बता देते हैं, ठीक है। ये जो स्टार के शेप में है ना, तारा के शेप में जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सबसे बड़का चीज, ठीक है, उसका नाम है भाई साहब, है ना, तारा के आकार में जो है उसका नाम है साइटोन, ठीक है। उसका नाम क्या है, साइटोन, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है तारक काय, क्या, तारक यानी स्टार, काय मतलब बॉडी, स्टार के जैसा जो बॉडी है ना वो, ठीक है, तारक काय, ठीक है। इसके साथ ये वाला जो चीज दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो प्रवर्त निकला हुआ है यानी कली जैसा निकला हुआ है, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इनको हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन, इनको क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये डेंड्रॉन आगे चलकर अनेक पतली पतली शाखाओं में बट रही है भाई, है ना, तो इनको कहते हैं डेंड्राइट, है ना, इनको कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। जो डेंड्रॉन पतली पतली शाखाओं में परिवर्तित हो रही है तो उसको कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। ये हो गया भाई। अब नीचे चलो, ये जो सबसे लंबी प्रवर्ध है उसका नाम हम लोग देते हैं एक्सॉन, उसका नाम क्या देते हैं, एक्सॉन, ठीक है। यहीं तक रखो एक्सॉन, इसका नाम हम लोग दे देते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये चित्र समझ लिए ना, तो उसके बाद इन सब के बारे में जो पॉइंट्स लिखने हैं आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा,
आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, चित्र को देखना है, समझना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक्सॉन सबसे लंबी जो प्रवर्ध है उसको कह रहे हैं। और इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है आवरण, ठीक है, इसमें जो एक्सॉन के ऊपर आवरण वगैरह दिखाई दे रहा है जगह जगह पर, है ना, इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये केवल आवरण की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आवरण, आवरण को कहते हैं हम लोग माइलिन शीथ। क्या कहते हैं भाई, माइलिन शीथ, ठीक है। सारा पॉइंट्स जो हम वहां बताए वो सबका नाम आ रहा है यहाँ। हाँ, ये माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच में जो एक धंसा हुआ स्थान है, खाली स्थान है, या यूं कहें कि रिक्त स्थान है ना, इन रिक्त स्थानों को भाई साहब हम क्या कहते हैं, तो इन रिक्त स्थानों को ही रेनवियर की गांठ कहा जाता है ना, रेनवियर की गांठ या रेनवियर के नोड कहते हैं इस चीज को, ठीक है, ये बात हो गया। और इसमें जो आपको माइलिन शीथ के भीतर जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ चपटा संरचना जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली जो है एक कोशिका है। क्या है, ये चपटी हुई जो संरचना है वो एक कोशिका है, और इसका नाम क्या होता है, श्वान कोशिका। इसका क्या होता है, श्वान कोशिका इनका नाम होता है भाई, श्वान कोशिका, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब ये जो अंतिम छोर है ना, जो गांठ के रूप में है ना, ये अंतिम छोर जो है इसको कहते हैं भाई सूत्र युग्मन की गांठ, ठीक है, इसको कहते हैं सूत्र युग्मन की गांठ, ठीक है। चलो, तो चित्र अच्छे से समझ में आ गया है आपको, बेहद आसान शब्दों में, ठीक है। अब लिखना कैसे, देखो भाई हम ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, अगर आपने चित्र को समझ लिया ना तो आपको इधर क्या लिखना है वो रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं, ठीक है। इसलिए आप इस बात को अच्छे से शांत रहकर, मन को शांत रखकर जो है सोच समझिए और सुनिए बात को, ठीक है। अगर कोई आपसे इतना विश्वास के साथ जो है कह रहा है कि आपको केवल चित्र देखने से, समझने से जो है ये सारी बातें जो इसमें लिखनी है वो समझ में आ जाएंगी, तो सही ही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, हालांकि ये गलत बात है, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कर लेते हैं, कोई देख थोड़ी रहा, और नहीं आप लोग देख ही रहे हैं ठीक है। क्या है, देखो इधर समझो, यहां से हम लोग शुरू करेंगे पहला साइटोन से, ठीक है, यहां भी लिखा है साइटोन, तो लिखिएगा कि इसमें तंत्रिका कोशिका में जो सबसे बड़ी तारक यानी तारा के आकार की संरचना होती है जिसे साइटोन कहते हैं, इसमें भी कोशिका द्रव्य भरे होते हैं, और इसके ठीक बीच में केंद्रक होता है, इसके ठीक बीच में एक गोलाकार क्या होता है भाई, केंद्रक होता है, इसके ठीक बीच में एक गोलाकार केंद्रक होता है, ठीक है। बस इतना हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो भाई अगला लिखना है डेंड्रॉन और डेंड्राइट के बारे में। तो देखो क्या करना है, तारक का यानी साइटोन से जो अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकले हुए हैं भाई, इनको कहते हैं डेंड्रॉन, ठीक है। और डेंड्रॉन आगे चलकर अनेक पतली शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। बात क्लियर है आपको, ठीक है, ये दो पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें जो है दूसरा वाला में एक और बात लिख लीजिएगा कि डेंड्राइट जो है ना संवेदी अंगों में जो है जुड़े होते हैं, डेंड्राइट्स जो है वो किससे जुड़े होते हैं भाई, संवेदी अंगों से। अब ये संवेदी अंग क्या है, पहले इसको हम बता दें, उसके बाद संवेदी अंग भी हम आपको समझा देते हैं, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये संवेदी अंगों से जुड़े होते हैं, ठीक। अगला जो है बात है हमारा वो है एक्सॉन के बारे में, तीसरा नंबर एक्सॉन। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, सबसे लंबी प्रवर्ध तो हमको यही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें आप बताइएगा कि न्यूरॉन में एक सबसे लंबी प्रवर्ध होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं, ठीक है भाई, एक्सॉन कहते हैं इसको। एक्सॉन के ऊपर अनेक
जो है परतें पाई जाती हैं जिन्हें माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको। और इसी में लिखिएगा कि माइलिन शीथ कुछ जगहों पर अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण वहां जो है गड्ढा जैसा संरचना बना रहता है। उसी को रेनवियर के नोड यानी रेनवियर की गांठ कहते हैं, ये वाली बात। ठीक है, यहाँ पर माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ अनुपस्थित है यहाँ। ठीक है, तो ये बात हो गया। इसके बाद देखो भाई, एक्सॉन के बाद माइलिन शीथ वाला बात भी हम बताइए दिए आपको। ठीक है, और आगे लिखिएगा कि माइलिन शीथ में ही के अंदर भीतर, माइलिन शीथ के भीतर चपटी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें श्वान कोशिकाएं कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक में। ठीक है, श्वान कोशिकाएं तक हो गई। अब इसके बाद जो है लास्ट लिखना है आपको सूत्र युग्मन की गांठ के बारे में। तो बताइएगा कि न्यूरॉन के सबसे अंतिम छोर को ही सूत्र युग्मन की गांठ कहते हैं। बस संरचना खत्म। कोई बात ऐसा लगा इसमें जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो? इसमें नहीं ना, आप समझ लिए इसको, चित्र के जरिए समझे, आपको आसानी से जो है बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके कार्य क्या है भाई, इसके कार्यों को भी हम लोग यहाँ पर जो है लिख लें जरा। ठीक है, उसके बाद संवेदी अंग हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसको हम भूले नहीं है, ध्यान में है मेरे कि संवेदी अंग जो है क्या होते हैं वो बताना है हमको। ठीक है, आप लोग में से ज्यादातर लोग उसको जानते होंगे, जिसको सेंस ऑर्गन कहते हैं ना। हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन कितने हैं आप कमेंट करके हमको बताइएगा, सेंस ऑर्गन कितने हैं। ठीक है, बाकी हम बता देते हैं कि संवेदी अंग होते क्या हैं। तो संवेदी अंग ऐसे अंग होते हैं जो बाहरी संवेदना को ग्रहण करते हैं और उनके प्रति उत्तर में हमारा मस्तिष्क जो है कोई ऑर्डर देता है और उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे मान लो कि कोई पीछे से आकर के जो है थपथपाया। ठीक है, अब उस समय हम क्या करेंगे भाई, पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये हमारा मस्तिष्क तुरंत जो है हमको ऑर्डर दिया कि भाई पीछे कोई जो है पीठ थपथपा रहा है, पीछे देख तो कौन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि पीठ थपथपा गया फिर खंजर भोग दिया कोई, है ना। देख लो एक बार पीछे कौन है, एक बार बड़ी बड़ी आंखें। अगर मान लो कि कोई तुम कुछ जरूरी काम कर रहे हो, कोई ऐसे ही आकर के थपथपा रहा है, खैर वो मम्मी पापा ना हो, ठीक है, मम्मी पापा को छोड़ के, ठीक है, कोई और है, टीचर को भी छोड़ के, ठीक है, टीचर को भी छोड़ दो, कोई और है आपका दोस्त है, तो आपको उस समय थोड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, आप आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं, काम कर रहे हैं, तुमको परेशान करने का जो है पूरा दिमाग खराब है क्या, परेशान कर रहा है, काम कर रहे हैं, अभी काम करने दो। ठीक है, थोड़ा और, खैर अभी क्या है ये साउंड प्रूफ जो है अभी नहीं बना है। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी उतना ज्यादा जोर से हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो जोर से बोलना शुरू करेंगे तो फिर मोहल्ले वालों की नींद जो है वो कच्ची रह जाएगी, है ना, इस वजह से। खैर इसके कार्य जो है समझ लो। ठीक है, संवेदी अंग तो समझ में आ गया ना कि संवेदी अंग जो है संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, संवेदी अंग हमारे शरीर में होते कितने हैं ये आप कमेंट करके जो है बताएंगे। ठीक है, और जो नहीं बताएंगे उनको अलग से जो है 21 तोपों की सलामी दी जाएगी भाई। ठीक है, कार्य समझ लो भाई इसका क्या है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है आपको बनाना है कार्य। ठीक है, यानी फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसको जो है आराम से जल्दी जल्दी जो है समझ लो भाई। पहला वाला जो है देखो कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र के निर्माण में जो है अत्यंत अहम भूमिका निभाती है, जिस कारण इसे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। ये बात आप पहले लिख दो भाई, ये मस्ट है, लिख दो। ठीक है, दूसरा बात लिखो कि तंत्रिका तंत्र जो है संवेदी अंगों से संवेदना को, ठीक है, संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किए गए संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क द्वारा दिए गए जो उसको क्या आदेश है ना, मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेश को अभिवाही अंगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अभिवाही अंग मतलब कि मान लो जिस अंग को जो है मस्तिष्क ने काम करने का ऑर्डर दिया, जैसे यहाँ पर मेरा फोन रखा हुआ है। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, कॉल आएगा किसी का, रिंगटोन बजेगा, वो जो है
रिंगटोन की आवाज हुई, उस ध्वनि को मेरे कान ने सुना, ये एक संवेदी अंग है, ठीक है, सेंस ऑर्गन है। अब इस यहाँ से जो है ये संवेदना न्यूरॉन के द्वारा मस्तिष्क में गया, मस्तिष्क ने तुरंत बोला भाई पापा का फोन है, उठा जल्दी, ठीक है उठाओ। तो उस समय जो है क्या सीधे सीधे जाकर के कान लगा देंगे कि हाँ भैया हेलो बोलिए, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। पहले हाथ से उसको जो है कॉल को रिसीव करेंगे, तो हाथ को ऑर्डर दिया, तुरंत ही हाथ जो है आगे बढ़ा, कॉल रिसीव किया, फोन को उठाया और आराम से जो है बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस तरीके से जो है ये दूसरा पॉइंट में लिखना है कि तंत्रिका तंत्र संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक भेजता है और मस्तिष्क द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया को या आदेश को अभिवाही अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है, ये एक बात हुई, ठीक है, दूसरी बात हुई दरअसल, ठीक है। और तीसरी बात आप लिख सकते हैं क्या, हालांकि जो है इसके बाद आप कुछ ना भी लिखे तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है आपके लिए, ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन तीसरा बात भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। वो क्या भाई, तो आप लिख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन जो है आवेग संचरण का कार्य करती है, ठीक है, आवेग संचरण का कार्य करती है, ये तीसरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप तीसरा ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे पॉइंट में ही तीसरे वाले को हम लोगों ने निहित कर दिया है, ठीक है। तो तीसरा अगर स्पष्ट रूप से आप नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम आपको जो है तुरंत इस पूरे चीज को एक बार रिवाइज करा देते हैं और फिर एक छोटा सा टॉपिक तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये एक अंतिम टॉपिक आज के लिए वो हम बता करके आपको जो है छुट्टी दे देंगे, ठीक है। आप भी मस्त रहें और हम भी मस्त रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो उसके बाद जो है देखिए यहाँ जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होते हैं भाई, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप कहेंगे मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तीनों ही तंत्रिका तंत्र के अहम हिस्से होते हैं, अहम अंग होते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात हम तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की कर रहे हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले जो है आप इसको परिचय जो है देना होगा आपको, कभी भी अगर एग्जाम में लिखना है तो इस हिसाब से। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तंत्रिका तंत्र किससे, तंत्रिका तंत्र की संरचना और उसके कार्यों को लिखे, ठीक है। तो पहले अब क्या है बता दीजिए, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र हेडिंग दे दीजिए, बताइए कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जिस कारण इसे संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। मनुष्य में इसकी लंबाई 1 मीटर के करीब होती है, अर्थात मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है, ठीक है। ये आपको जो है बता देना है, ठीक है। इतना बात अब बता दिए परिचय में। फिर संरचना में जो है आप जो है चाहे तो जस्ट संरचना का टॉपिक देखिए, ये चित्र बना दीजिए पहले, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट वाइज जो है इसमें विश्लेषण अपना करते जाइए। जैसे चित्र आप जब हम बनाए थे आपने देखे ही है ना, कैसे इसको जो है ड्रॉ किए थे, बहुत ही प्यार से इसको जो है ड्रॉ किए थे। ये एक चांद हम बनाए थे पहले, यहाँ दूसरा चांद, तीसरा चांद, ठीक है, फिर ये चौथा चांद यहाँ बनाए थे और फिर इसको जो है आराम से इसको ऐसे नीचे तक खींच के ले आए थे, थोड़ा बीच में जो है टेढ़ा मेढ़ा कर दिए थे, है ना, ये बात थी। चलो अब इसमें पॉइंट्स के हिसाब से लिखने, पहला पॉइंट साइटोन का लिखेंगे हम लोग, है ना। साइटोन न्यूरॉन का सबसे बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो तारा के आकार का होता है, इससे अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, ठीक है। अगला दूसरा, इसमें जो है कोशिका द्रव्य भरा रहता है और इसके ठीक मध्य में एक बड़ा गोलाकार केंद्रक होता है, ठीक है। ये बात हो गया साइटोन के बारे में। दूसरा पॉइंट लिखिएगा डेंड्रॉन एवं डेंड्राइट्स। कोशिका काय यानी कि तारक काय साइटोन्स से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं, जो आगे चलकर अनेक पतली शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट संवेदी अंगों से जुड़े होते हैं जो संवेदना को ग्रहण करते हैं, ठीक है। यह हो गया भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। संवेदना जब ग्रहण कर लिया गया तो आगे आएगी साइटोन की ओर।
डेंड्राइट संवेदना ग्रहण करके साइटोन की ओर भेजती है और साइटोन उस संवेदना को एक्सॉन की ओर भेज देती है। भाई ये चीज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो अगला आता है हमारा एक्सॉन के बारे में। तो एक्सॉन के बारे में लिखिएगा कि साइटोन से निकलने वाली सबसे लंबी प्रवर्ध को ही एक्सॉन कहते हैं। इसके ऊपर अनेक परत पाई जाती है, अनेक जो है आवरण पाई जाती है, जिन्हें माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ के भीतर अनेक श्वान कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं जो रचना की दृष्टि से चपटी होती है, ठीक है। माइलिन शीथ अनेक जगहों पर अनुपस्थित होता है, जिन्हें रेनवियर के गांठ यानी रेनवियर के नोड कहते हैं, ठीक है। ये बात हुआ। और लास्ट में जो आप लिखेंगे सूत्री युग्मन की गांठ, उसमें जो है बताएंगे कि यह न्यूरॉन का सबसे अंतिम सिरा या छोर होता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट होता है, टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। कार्य में हम बताएं कि यह जो है तंत्रिका कोशिका का सबसे छोटा और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके कारण इसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। दूसरा बोले कि यह संवेदी अंगों से संवेदना को ग्रहण कर आवेग के रूप में इसे मस्तिष्क तक भेजता है और मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेश को अविवाही अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा हम आपको ऐसे बताए थे कि यह आवेग संचरण का कार्य करता है, तो दूसरा वाला में तो हम बता ही दिया ना उसको, तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 नंबर का जो है आपका खेल ऐसे ही चुटकियों में समाप्त हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर के जो है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और यहाँ से आ जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव में शायद कभी पूछ दे आपको, तो उसको जो है समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वो क्या है, तो वो है तंत्रिका कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। भाई ऐसे तो इसका जब तंत्रिका कोशिका विकास कर रहा होता है या उसमें कौन कौन सी आकृति उपस्थित हो चुकी है अब तक विकास के दौरान, उस स्थिति के आधार पर उसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सामान्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं कार्य के दृष्टिकोण से, ठीक है। संरचना के दृष्टिकोण से नहीं, कार्य की दृष्टिकोण से इसको जो है हम लोग 3 प्रकार जो है कह सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार शायद इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, हाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है। 3 प्रकार जो है इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम बता देते हैं आपको, ठीक है। अच्छा डस्टर तो यही, तो इसको जो है पहले इरेज कर दे, उसके बाद तीनों प्रकार के बारे में हम बताएं आपको, ठीक। उसके बाद फिर हम आपको साइनेप्टिक नॉब भी बताएंगे, यानी सिनेप्स क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। सिनेप्स क्या है वो आपको 2 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी समझना जरूरी है। देखो भाई लो, अभी हम बताने जा रहे हैं आपको तंत्रिका तंत्र जो है, यानी तंत्रिका कोशिका जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है डियर ये होते हैं 3 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप ये लिख लो, ठीक है। कौन कौन होता है? एक तो होता है संवेदी न्यूरॉन, है ना, ये संवेदी न्यूरॉन होता है एक तो, ठीक है, संवेदी न्यूरॉन होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका कौन, ये प्रेरक न्यूरॉन, ठीक है, प्रेरक न्यूरॉन। और तीसरा होता है अंतरा न्यूरॉन, ठीक है, अंतरा न्यूरॉन, ठीक है। और ये हम किसके आधार पर बता रहे हैं आपको? ये हम बता रहे हैं आपको कार्य के आधार पर, ठीक है। ये जो हम लोग बांट रहे हैं ना इसको 3 भागों में, ये है यानी कि कार्य के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर, ठीक है। हम इसको संरचना के आधार पर नहीं बांट रहे, संरचना के आधार पर जो है आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, तो वो हम नहीं बता रहे, इसलिए 11th की बात है वो संरचना के आधार पर, ठीक है। देखो तो ये जो संवेदी न्यूरॉन होते हैं इनका काम है, ये संवेदी न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? संवेदी अंगों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? संवेदी अंगों में पाए जाते हैं भाई,
ठीक है, जिनको ग्राही अंग कहते हैं, है ना, ग्राही अंग भी जो है कहते हैं, आपके किताब में उसको ग्राही अंग लिखा है, ठीक है, यानी रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर, ठीक है, जो संवेदना को यानी कि उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये जो है 5 होते हैं भाई, सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, जो हमने अभी बोला था ना, कमेंट करके बताओ कि कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। कौन? जीभ, नाक, कान, आंख और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं भाई, है ना। कान से हम किस चीज को जो है ग्रहण करते हैं, किस तरह के उद्दीपन को? तो ध्वनि उद्दीपन को, यानी ध्वनि संवेदना को हम ग्रहण करते हैं। आंखों से प्रकाश संवेदी चीजों को देखते हैं, यानी प्रकाश संवेदी अंग हमारा कौन सा है भाई? तो प्रकाश संवेदी अंग है हमारा आंखें, ठीक है, हमारी आंखें। ध्वनि संवेदी अंग कौन है? तो कान, ठीक है। और छूने या स्पर्श को जो है कौन महसूस करेगा? तो वो महसूस करेगा हमारा त्वचा, ठीक है। इसके अलावा तापमान को कौन महसूस करेगा? तो इसको भी हमारा त्वचा ही महसूस करता है, ठीक है, त्वचा ही उसको, उसकी गर्मी या ठंडेपन को जो है संवेदना उसकी प्राप्त करता है, ठीक है। जीभ स्वाद के बारे में बताता है, जीभ पे स्वाद कलियां होती है, 3 तरह की स्वाद कलियां होती है उसमें भी, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं जो है एक और बोले ना हम, त्वचा, नाक, नाक का, है ना, तो नाक जिसको घ्राण क्षेत्र भी कहते हैं, नाक में घ्राण क्षेत्र होता है, वो जो है आपको जो है गंध होता है ना, गंध, चाहे वो अच्छी गंध हो यानी सुगंध हो या दुर्गंध हो, उसके बारे में जो है संवेदनाएं ग्रहण करता है। तो 5 ग्राही अंग या संवेदी अंग जो है आपके सिलेबस में बताए गए हैं, 5 के नाम भी हमने बता दिए, ठीक है। तो ये ग्राही अंगों में पाए जाते हैं। और इनका एक बात और याद रखिएगा कि संवेदी न्यूरॉन जो है ना, वो शरीर के विभिन्न ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक जो है इनका जाल होता है। संवेदी न्यूरॉन का जाल जो है शरीर के विभिन्न ग्राही अंगों से लेकर मस्तिष्क तक होता है, ठीक है, ये हुआ। और प्रेरक न्यूरॉन इसका ठीक उल्टा होता है भाई, प्रेरक न्यूरॉन, है ना। प्रेरक न्यूरॉन जो है ये पाया जाता है कहाँ? अभिवाही अंगों में। ये कहाँ पाया जाता है? अभिवाही अंगों में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। और इनका जो है फ्लो होता है वो मस्तिष्क से अभिवाही अंगों की ओर होता है, ठीक है, ये हुआ। यानी कि मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेश को ये अभिवाही अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं कौन? प्रेरक न्यूरॉन। और रही बात ये अंतरा न्यूरॉन, ये क्या काम करता है भाई? तो ये जो है जब मान लो कि जो है ये हम मस्तिष्क जो है बनाए, ठीक है, मान लो है नहीं ये मस्तिष्क, ठीक है, इधर से जो है संवेदी न्यूरॉन आए और फिर इधर से हमको आगे भेजना है भाई, आदेश को भेजना है शरीर के विभिन्न अंगों में, अभिवाही अंगों तक, तो ये प्रेरक न्यूरॉन हो गया इधर, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जो है बीच में कनेक्ट करने के लिए कोई चाहिए ना भाई, मस्तिष्क के साथ जो है ये दोनों जिस न्यूरॉन के साथ जुड़े होते हैं, जिस प्रकार के न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, उनको हम लोग अंतरा न्यूरॉन कहते हैं, यानी सहायक न्यूरॉन भी इसको कहा जा सकता है ना। तो ये जो है प्रेरक न्यूरॉन और संवेदी न्यूरॉन के बीच जो है आदेश के आदान प्रदान को जो है संतुलित रखता है, ठीक है, ये काम है अंतरा न्यूरॉन का, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, एक होता है सिनेप्स, ठीक है, एक क्या होता है? सिनेप्स या अंतर्ग्रथन, ठीक है। ये भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ठीक है, क्वेश्चन जो है आपसे पूछा हुआ है 2 नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिनेप्स क्या होता है या अंतर्ग्रथन से आप क्या समझते हैं? तो इसके परिभाषा जो है इसमें लिखा है कि एक न्यूरॉन का अंतिम छोर जब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करता है, ठीक है, जुड़कर क्या करता है भाई? सिनेप्स का निर्माण करता है। यानी कि जो है एक न्यूरॉन का अंतिम छोर ये सूत्री युग्मन की गांठ, ठीक है, और इसके नीचे दूसरे न्यूरॉन का जो है ये डेंड्राइट आपस में जुड़ करके, क्योंकि भाई जब ऐसा है कि यहाँ से जो है संवेदी न्यूरॉन शुरू हुआ, ठीक है, तो ये मस्तिष्क तक जाना है, तो इस बीच में कई सारे न्यूरॉन जो है इसमें जुड़े होते हैं।
हालांकि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे, बहुत शरारती लोग, सवाल उठा देंगे कि अभी तो आपने कहा था कि ये 1 मीटर जो है इसकी करीब करीब लंबाई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर में, लेकिन ये अधिकतम लंबाई है इसकी। ठीक है, क्या है? अधिकतम लंबाई, न्यूनतम नहीं। न्यूनतम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 50 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, या उससे भी छोटा हो सकता है। तो कई सारी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है कुछ इस तरीके से कि एक का जो ये जो न्यूरॉन हुआ, ठीक है, इसका अंतिम छोर यानी कि सूत्रयुग्मन की गांठ, और इसके नीचे जो न्यूरॉन होगा वो डेंड्राइट का होगा, इसका डेंड्राइट। तो एक न्यूरॉन का अंतिम छोर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ करके किसका निर्माण करता है? सिनेप्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सिनेप्स का। ठीक है, जो है उस जिसको ज्वाइंट कहते हैं, इसका कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये ज्वाइंट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो कि ये जो सूत्रयुग्मन की गांठ बना रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा आपको जूम करके जो है बताते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहीं पे जो है बनाते हैं इस चीज को। ठीक है, लो भाई, ये जो है एक न्यूरॉन का जो है अंतिम छोर यानी कि सूत्रयुग्मन की गांठ जो है बना दी है भाई। ठीक है, और डेंड्राइट कुछ इस तरीके से जो है इसको जुड़ा हुआ रहता है। ये हो गया भाई डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा और बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो अब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक, एक न्यूरॉन का अंतिम छोर और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ा हुआ आपस में। इसी जंक्शन को यानी इसी संधि स्थल को हम सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कह रहे हैं। पर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ जो है रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। कुछ जो है रासायनिक पदार्थ जो है इसमें भरे होते हैं। ठीक है, कुछ जो है इसमें रासायनिक पदार्थ भरे हैं। इस पदार्थ का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है भाई? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये नाम है इसका। ये एक्चुअली ये है क्या, इसका काम क्या है? तो ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है भाई। ये क्या काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कहने का मतलब क्या हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर कहने का मतलब होता है कि जब इधर से कोई संवेदना आई है भाई, संवेदना आई है, और जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर से जुड़ेगा, है ना, तो इससे इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, वेग और बढ़ जाएगा, है ना, और तेजी से फटाक से जो है ये आगे की ओर जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है आवेग की गति को बढ़ाने के लिए होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है भरा हुआ होता है उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, काफी है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, जो कि कल हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो इसी का हिस्सा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मेरुदंड में उसको पढ़ते तो भी बेहतर है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम लोग मेरुदंड कल पढ़ेंगे तो उसी में जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप को भी समझेंगे, क्योंकि ये आमतौर पर जो है मेरुदंड के हिस्से में ही आता है। तो उसको कल हम लोग देखेंगे। कल आपको हम मेरुदंड और मस्तिष्क दोनों के बारे में ही पढ़ाएंगे, मेरुदंड और मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, और कल जो है हमारी क्लासेस जो हैं वो लाइव आ जाएंगी, लाइव आएंगी क्लासेस। और ये कितने बजे लाइव आएंगी भाई? तो हम लाइव आएंगे आपको 10 बजे सुबह में। ठीक है, 10 सवा 10 में हम रखते हैं। ठीक है, सुबह में सवा 10 में जो है आपकी क्लासेस लाइव आएंगी। ठीक है, ये एक टाइम है जो अपने पास फिलहाल है। ठीक है, इस टाइम पे हम लोग लाइव आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहिएगा कि कोई और टाइम, तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा भाई मेरे लिए भी। ठीक है,
ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ लाइव क्लास आपको जो है इस टाइम पे होगा, ठीक है, 10:15 बजे में, ठीक। और आपके रिवीजन के लिए जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं उसको समझाते हुए अगर हम कोई वीडियो लाते हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, और उसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको हर फ्राइडे को जो है मिलेगी, हर फ्राइडे को मिल जाएगी ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको फ्राइडे को शाम में मिलेगा, शाम के 7 बजे में जो है मिल जाएगा, ठीक है, शाम के 7 बजे में जो है आपको मिलेगा ये रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्लासेस चलेंगी। और फिलहाल सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरे पास भी समय नहीं है उतना, ठीक है, मेरा भी क्लास रहता है खुद का, तो कम से कम हम आपको बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश जो है पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है, इंग्लिश के भी चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जो है बुक आपके सामने रखना पड़ेगा, बिना बुक के जो है हम आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो हम आपको जो है डिजिटली जो है बुक को यहाँ पर दिखा सके। तो आप बुक सामने में रखिएगा, लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, और इससे आपको फायदा ये भी होगा कि आप जो है इम्पोर्टेंट लाइंस को अपने कॉपी जो है बुक में हाईलाइट कर पाओगे, अंडरलाइन कर पाओगे। तो ये एक बेहतर चीज जो है आपको मिल जाएगी इस चैनल से, ठीक है। और रही बात जो है आपका ये सवाल होगा कि जब अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स कब पढ़ाएंगे, तो मैथ्स के लिए भी हम लोग जो है टाइम जो है अपना तय कर देते हैं आपके लिए। हम लोग 10:15 में जो लाइव क्लासेस करेंगे मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन बायोलॉजी की क्लासेस जो है आपको चलेंगी, ठीक है, मंडे टू वेडनेसडे। और उसके बाद थर्सडे से लेकर के सैटरडे तक जो टाइम रहेगा सेम टाइम पे 10:15 बजे ही आपकी क्लासेस मैथमेटिक्स की चलेंगी, ठीक है, जहाँ तक भी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी उसके आगे पढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि बायोलॉजी के लिए जो है हम आपको फ्राइडे को एक रिकॉर्डेड सेशन दिया करेंगे बायोलॉजी के लिए, ठीक है, उसी तरीके से मैथ्स के लिए भी रिकॉर्डेड सेशन जो है आपको संडे को रखेंगे। पर संडे को जो मैथ्स का सेशन रखा जाएगा उसके लिए आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि वो आपको लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड से जो है काम चल जाएगा, जैसा आप कहिएगा उसके हिसाब से संडे को जो है हम लोग या तो लाइव या नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आपको ये जो मैथमेटिक्स का रिवीजन है वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप अपनी सिलेबस को पढ़ते रहिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़िए, क्वेश्चन बैंक्स को एनालाइज करिए, आंसर लगाइए उसमें ऑब्जेक्टिव के। अगर कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जो आपको ना समझ में आ रहे हैं तो आप विथ ऑप्शन हमें जो है वो सेंड करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप चाहे तो उसका फोटो खींच के भी भेज सकते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे जो है आप भेजेंगे। ध्यान रहे आप केवल व्हाट्सएप पर अपनी समस्याओं को लिख करके भेजेंगे, ठीक है, आप कॉल वगैरह जो है नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी जो है बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ऐसे में कॉल रिसीव करना मेरे लिए मुश्किल होगा। एग्जाम के टाइम पे हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आपकी समस्याएं हैं तो कॉल पर भी हम लोग बातचीत करें, लेकिन फिलहाल आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मैसेज कर देंगे इस नंबर पर, आपको जो है आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। पर आपकी समस्याएं जो है फिलहाल सीमित ही रखिएगा 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश, इन तक आप सीमित रखिए फिलहाल। मिलते हैं हम लोग कल के लाइव क्लास में 10:15 में, ठीक है। फिलहाल हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जा रहे हैं, खाना वाना बन गया होगा, आराम से खा पी के चादर डाल के सो नहीं जाएंगे, ठीक है, कुछ काम कर लेंगे, हम भी बहुत काम बाकी है, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय, जय हिंद।